दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम्स में। और डेली 8 बजे रात के इस वीडियो में मैं सामान्य अध्ययन का संपूर्ण कोर्स करा रहा हूँ आपको, जिसमें आपका क्या क्या हो गया है मैं बता दूँ आपको कि इतिहास संपूर्ण हो गया है, मतलब एमसीक्यू भी हो गया है और एक कंप्लीट वीडियो इतिहास की प्रीलिम्स के लिए हो गया है। इतना पढ़ लीजिए, इतिहास में कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। और ये सभी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, ये सब प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, जाकर आप इतिहास भूगोल की डेली 8 PM वाले में वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, मेरी वीडियोस। और कंप्लीट सामान्य अध्ययन वाले में इतिहास की कंप्लीट वीडियोस देख सकते हैं। नहीं मिल रहा है तो हमारे ग्रुप में जो लोग हैं ग्रुप में देख लें। ठीक। दूसरा TCS जो ग्रुप था हमारा पुराना ग्रुप, उसमें आप देख सकते हैं। ये कंप्लीट हो गया है। भूगोल में दोस्तों MCQ तो हो ही गया, इतिहास के साथ जो हमने करवाया था साथ साथ करवाया था। भूगोल में विश्व का भूगोल कंप्लीट मैंने कॉन्सेप्ट और फैक्ट जितने भी थे 3-3.5 घंटे का वीडियो है, उसको आप देख लीजिए। भारत का भूगोल संपूर्ण वीडियो तो नहीं आया, लेकिन MCQ कंप्लीट है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स का एक वीडियो आया है फैक्चुअल, 2 और वीडियो उसमें आने हैं, तो वो मैं बहुत जल्द आपके पास ले आऊँगा। ठीक है, आपके सामने ले आऊँगा। तो ये 2 वीडियोस अभी आने बाकी हैं इकोनॉमिक्स के। विज्ञान प्रौद्योगिकी का MCQ कंप्लीट है, उसका कंप्लीट वीडियो भी कंप्लीट है। कंप्लीट वीडियो मतलब एक ही वीडियो में रसायन, जीव, भौतिक, ये तीनों ही विज्ञान एक ही वीडियो में कंप्लीट है। वो भी वीडियोस आप इसी तरह देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। तीसरी जो चीज़ कंप्लीट हुई है और क्या हुआ है, पर्यावरण पारिस्थितिकी का हमने MCQ कंप्लीट करवाया है, कॉन्सेप्चुअल वीडियो बाकी है और एक ही वीडियो में कंप्लीट करा देंगे इसको भी। इकोनॉमी का भी एक ही वीडियो में ले आऊँगा, उस एक वीडियो में पर्याप्त रहेगा, सब कुछ आपका इकोनॉमी में रहेगा, बाकी कॉन्सेप्चुअल आते रहेंगे। पॉलिटी का एक वीडियो भी MCQ पॉलिटी का चल रहा है, पॉलिटी का एक पूरा कंप्लीट वीडियो ले आएंगे। पॉलिटी के MCQ के बाद एक ही आपका सेक्शन बचेगा इकोनॉमी, तो उसका MCQ और साथ में कंसेप्ट वाला एक वीडियो बीच में ले आ देंगे। ठीक है, जितने भी फैक्ट जितने भी पूछे जाते हैं, बाकी जो बचा रहेगा इसी डेली 8 बजे रात वाली वीडियो में आप देख लीजिएगा। ठीक है, आप सब कुछ मिल जाएगा। बाकी करंट अफेयर्स के लिए सुबह वाला 8:30 बजे वाला वीडियो परीक्षा खबरी आपके लिए बहुत उपयोगी है, उसको देखना मत भूला करिए। उस नियम बना लीजिए कि हमको परीक्षा खबरी 10-15 मिनट देखना ही देखना है। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि आपको और व्यापक रूप से और क्रमबद्ध व्यवस्थित तरीके से तैयारी करनी है, तो मैंने आपको बताया कि आप मेरा नंबर 9453775039 इस पर व्हाट्सअप करके हमसे अन्य जानकारी कोर्सों की ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोग डाउनलोड इंस्टॉल कर लें। ये लर्निंग ऐप है, इसको इंस्टॉल करने से फ़ायदा होगा। यहाँ पर सर्च करेंगे कोई भी आप जिस चीज़ की आप तैयारी करना चाहते हैं, जैसे UPPSC UPSSC सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो एक साथ सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, 1 साल या 2 साल का। वहाँ पर रेफरल कोड मांगेगा, रेफरल कोड में UD10 आप लोग इस तरह से टाइप करके एडमिशन ले लीजिए, आपको छूट मिल जाएगी वहाँ पे। प्लस मेरे थ्रू आप जाएंगे तो मेरा ये दायित्व तो हो जाएगा कि आपको वहाँ पर सारी चीज़ें सही से प्रोवाइड हों। आपको नंबर मैंने दे ही दिया है, कोई भी दिक्कत आने पे हमसे संपर्क करें। यहाँ फ़ायदा आपको ये मिलेगा, 1 वर्ष या 2 वर्ष जब तक का सब्सक्रिप्शन लेंगे, UPPSC UPSSC में जितने कोर्सेज़ हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, रीजनिंग, GS GK, हिंदी, सब इंग्लिश, सब कुछ आपको यहाँ पर एक बार के सब्सक्रिप्शन में मिलेगा। जितने 1 वर्ष के लिए लिया है या 2 वर्ष के लिए लिया है, अनलिमिटेड। इसके अलावा जो भी वीडियो आप वहाँ पर देखते हैं, प्लस में वहाँ पर आपको PDF भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी क्विज वगैरह भी प्लस कोर्स का हिस्सा होती है, तो प्लस सेक्शन में जाइएगा प्लस कोर्स में, तो आपको इस तरह से ये प्लस कोर्स सब्सक्रिप्शन है, वहाँ पे सब्सक्रिप्शन आप कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं विस्तृत कोर्स का। ठीक है, फिलहाल चलिए शुरू करते हैं आज का पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं। अब तक सब लोग आ भी गए होंगे, जो लोग स्ट्रीमिंग देर से आए हों वो बैक करके देख लिया करें, और अपलोड तो हो ही जाती है ये।
तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है, ये न्यायोचित होते हैं, इनके हनन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है। दूसरा है, इनका उद्देश्य देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। तो इसमें से कौन सा सही है? एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। आप अपने उत्तर तुरंत दे दें। लाइव में ज़्यादा मैं आपको समय देता हूँ, इसमें कम दूंगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा केवल 2 सही है, क्योंकि ये न्यायोचित नहीं होते। न्यायोचित मतलब इनको लागू करवाने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता, प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक। और बाकी दूसरा, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। नीति निर्देशक, ये निर्देशक सिद्धांतों के रूप में, अर्थात राज्य अगर कोई कार्य करेगा, कोई योजना बनाए, कोई नियम बनाए, तो इनसे निर्देश ले, इसलिए नीति निर्देशक तत्व बनाए गए हैं। ठीक है, तो केवल 2 इसका सही होगा। अगला है, क्षेत्रीय परिषदों के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय परिषदें सांविधिक निकाय हैं। इस कानून ने देश को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया है। केंद्र सरकार का गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसका जो है दोस्तों, क्षेत्रीय परिषदें सांविधिक निकाय, देखिए ये शब्द देखिएगा, सांविधिक है, संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक निकाय वो निकाय होते हैं जिनका वर्णन संविधान में होता है, किसी अनुच्छेद में होता है वर्णन, तो संवैधानिक निकाय हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सांविधिक निकाय लिखा हो, अर्थात इनका विधि द्वारा कानून बना करके निर्माण किया गया है। तो क्षेत्रीय परिषदें सांविधिक निकाय है, बिल्कुल सही है। इसका गठन जो है संसद के अधिनियम द्वारा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया था, और 4 क्षेत्रों में नहीं बल्कि 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। ठीक है, 5 क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई थी, और गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। और प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री जो होते हैं, जो इस क्षेत्रीय परिषद में शामिल होते हैं राज्य, क्रमानुसार 1 वर्ष की अवधि के लिए परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। बाद में एक और क्षेत्रीय परिषद बनाया गया, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा वो बनाया गया था, पूर्वोत्तर परिषद, न कि इस अधिनियम के अधीन। ठीक, तो इसका जो है केवल 1 और 3 सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। निम्न में से किन विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्य के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है? आपको पता है कि संविधान हमारा जो है जटिल और सरलता का मिश्रण है, अर्थात सरल साधारण कानून या साधारण संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा भी कानून बनाए जाते हैं, संशोधन किए जाते हैं संविधान में, और जटिल प्रक्रिया का भी प्रावधान है। कुछ प्रावधानों को बदलने के लिए जटिल प्रक्रिया अपनाई जाती है, संविधान संशोधन की विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। उस विशेष प्रक्रिया में भी 2 प्रकार की मुख्य प्रक्रियाएं हैं। पहली प्रक्रिया है कि 2/3 बहुमत संसद के दोनों सदनों का, और एक जो उससे ही मुश्किल प्रक्रिया है कि 2/3 बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा संपुष्टि। तो इसका अर्थ ये होता है कि ये ऐसे कानूनों के निर्माण में होता है या ऐसे संशोधनों में होता है इसका उपयोग जहां पर राज्य जो होते हैं प्रभावित होते हैं। जिन कानूनों से राज्य प्रभावित होंगे, उन कानूनों या उन संशोधनों से संबंधित जो है राज्य, मतलब उन संशोधनों से संबंधित राज्य जितने भी हैं या पूरे राज्य, उनके विधानमंडल द्वारा संपुष्टि करना आवश्यक होता है। तो इसका जो कौन कौन से हैं? संविधान के संघीय प्रावधान, संविधान के संघीय प्रावधान बिल्कुल सही है। संघ मतलब क्या होता है? जो राज्य, संघ जहाँ पर प्रयोग हो मतलब राज्य और केंद्र के मध्य जो शक्तियों का बंटवारा होता है आपस में, दोनों भाइयों में, कि तुम ये लो तुम ये लो। तो इससे संबंधित जो भी संघीय व्यवस्था पर, संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाले संशोधन होंगे, उसमें इस तरह की संशोधन की प्रक्रिया की आवश्यकता होगी। तो संविधान के संघीय प्रावधान बिल्कुल सही है। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार या अधिकार। तो ये भी राज्यों पर भी, क्योंकि न्यायालय जो है एकीकृत है, वो राज्यों पर भी प्रभाव डालेगा, केंद्र पर भी प्रभाव डालेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार संबंधी जो प्रावधान है उनमें संशोधन होगा। तो ये इस तरह का जो संशोधन की प्रक्रिया है अपनाई जाएगी। तीसरा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया में अगर संशोधन करना हो, ये भी सही है।
संविधान संशोधन की प्रक्रिया में अगर संशोधन करना हो तो भी कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि करना आवश्यक होगा। चौथा है नए राज्यों का निर्माण अथवा राज्यों की सीमाओं नामों में परिवर्तन। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि अनुच्छेद 3 के तहत ये चीज़ है, नए राज्यों का निर्माण और राज्यों की सीमाओं में नामों में परिवर्तन संसद को अधिकार प्राप्त है करने का। संसद साधारण संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा, साधारण बहुमत के द्वारा इसका निदान करती है, ये संशोधन कर सकती है, निर्माण कर सकती है, राज्यों की सीमाओं नामों में परिवर्तन कर सकती है। तो ये उत्तर चुनना आपके लिए आसान हो जाता ऑप्शन से ही, क्योंकि चौथा गलत हो जाता तो 1 2 3 ही सही होते। तो इसका जो है ए इसका उत्तर है। ठीक है, ए इसका उत्तर है। आप चाहें तो कहीं नोट कर लीजिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ की न्यायपालिका, राज्यों के उच्च न्यायालय, संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी संबंध, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, इन सभी में जब संशोधन करना होगा तो संवैधानिक संशोधन की ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, अर्थात विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा संपुष्टि आवश्यक होगी। एक बार फिर बोलूँगा, चाहे तो नोट कर लें। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अर्थात अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अर्थात अनुच्छेद 73, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अर्थात अनुच्छेद 162, संघ की न्यायपालिका अर्थात भाग 5, ठीक है, भाग 5 में संघ की न्यायपालिका का प्रावधान है अध्याय 4 में, राज्यों के उच्च न्यायालय अर्थात भाग 6 अध्याय 5, संघ व राज्यों के मध्य विधायी संबंध भाग 11 अध्याय 1, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व चौथी अनुसूची और चौथी अनुसूची, इसके अलावा 7वीं अनुसूची में परिवर्तन करना होगा, अर्थात त्रिसूची प्रणाली में अगर परिवर्तन करना है तो भी इस संशोधन की आवश्यकता होगी। और अंतिम है संविधान संशोधन की प्रक्रिया अर्थात अनुच्छेद 368 में अगर संशोधन करना हो तो ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। महत्वपूर्ण है, इसको आप एक जगह नोट करके रखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, देखिए यूपीएससी ने कथन कारण का चक्कर छोड़ दिया है लेकिन यूपी पीसीएस नहीं छोड़ रहा है। कथन कारण के सवाल ज़्यादातर आयोग देखेंगे आप, वो अपनी ही चलाता है, आप कितना ही विवेक लगा लीजिए। कुछ प्रश्न तो एकदम सही, एकदम साफ साफ होते हैं, उसमें तो आयोग भी नतमस्तक रहेगा, मानेगा इस चीज़ को। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जहाँ पे ये निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि कथन कारण सही है और कारण एक की मतलब कथन की सही व्याख्या करता है अथवा नहीं करता है, लेकिन आयोग के ऊपर है माने न माने, जैसा कि आपने 2019 में देखा, मनमानी एकदम से। तो इस तरह के प्रश्नों का पूछना बंद कर देना चाहिए या फिर स्पष्ट होना चाहिए। जहाँ पर अंतर निर्धारित चीज़ें आ जाती हैं वहाँ पर चीज़ें गलत होनी शुरू। इसलिए आपसे मेरा यह कहना रहेगा कि यदि स्पष्ट न हो तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व न करें, अगर ज़रूरत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत न हो तो। राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, सही है भाई। राज्यसभा 3 हफ्तों तक धन विधेयक को अपने पास रोक सकती है। अब यह देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, एक सही दिया है, एक गलत दिया है, इसमें आपको विचार नहीं करना है। अर्थात ए सही है, आर गलत है। तो जब ऐसा आ जाए तो फिर ए और बी जो अर्थात स्पष्टीकरण कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आपको तुरंत हल कर देना है। तो राज्यसभा 3 हफ्तों तक नहीं, फिर तो केवल 14 दिन तक रख सकती है, 3 हफ्ते नहीं, 2 हफ्ते। तो इसका जो है ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। आपको एक बात बता दूं दोस्तों, 2-3 दिन पहले हमने अनुच्छेदों पर चर्चा की थी। वो वीडियो अगर आप नहीं देखते हैं, अन्यत्र देख लीजिए, बात अलग है। किसी बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे अन्य टीचर्स के भी, लेकिन अगर आप केवल हम ही से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि वो वीडियो आप अवश्य देखें। उसमें अनुच्छेदों पर चर्चा है, उससे बाहर कुछ आपको समझना बूझना नहीं है। वो सब कंप्लीट मैंने एनालिसिस किया है, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है।
ठीक है, व्यापक रूप से एनालिसिस किया है। 1 घंटे का वीडियो है। अनुच्छेद 82 या 100 तक मैं पहुंचा हूं उसमें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा, उसमें कंप्लीट कराएंगे, तो उसको आप अवश्य देख लें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। अच्छा, इन आरोपों पर संसद के 1/3 सदस्यों जिस सदन में आरोप लगाए गए हैं, अर्थात जिस सदन में आरोप लगाए गए हैं उस सदन के 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। बताइए भैया, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस में दिया है? अनुच्छेद 61 में दिया है। आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया दी है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया क्या होगी। यह प्रक्रिया संसद द्वारा चलाई जाने वाली अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये जान लीजिए आप, जो राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अतिक्रमण किए जाने पर चलाया जाता है। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जाता है। बड़ी जटिल प्रक्रिया है ये, ठीक है। तो इन आरोपों पर सदन के 1/3 सदस्यों, तो ये दोस्तों ये सही है स्टेटमेंट, किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। और इन आरोपों पर सदन के 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, ये गलत है। बल्कि 1/4 सदस्य, जिस सदन द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि संविधान का अतिक्रमण किया है, महाभियोग लाया जाता है, उस सदन के 1/4 जो सदस्य हैं उनके हस्ताक्षर ऐसे प्रस्ताव पे होने चाहिए, ठीक है ना। तो पहला जो है सही है, दूसरा गलत है, केवल ए इसका उत्तर हो जाएगा। एक बात ध्यान देने वाली बात है दोस्तों यहाँ पे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है पता है आपको? राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जिनका निर्वाचन हुआ है, मनोनीत सदस्य नहीं भाग लेते हैं। दूसरी बात है, विधान सभाओं के, विधान परिषद नहीं शामिल होती, विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और जो पांडिचेरी या पुदुचेरी है उसकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का जो महाभियोग होता है उसमें केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित हो या फिर मनोनीत हो। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान ने निम्नलिखित पदों का कौन सा अनुक्रम सही है? अनुक्रम, ये वरीयता क्रम दिया हुआ है कि कौन सा सही, बताइए। अब बताएं। तो इसका जो उत्तर होगा बी होगा। राज्यों के राज्यपाल सबसे पहले आएंगे, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर राज्यों के मुख्यमंत्री और फिर मुख्य चुनाव आयुक्त। आपको मैं पूरा वरीयता क्रम बता देता हूं। सबसे पहले राष्ट्रपति आते हैं, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में, फिर पूर्व राष्ट्रपति या उप प्रधानमंत्री, या फिर वर्तमान में जो उप प्रधानमंत्री हैं, ये दोनों का समान अनुक्रम होता है। उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश आते हैं, और भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा इसी अनुक्रम में ही लोकसभा अध्यक्ष भी आते हैं। फिर केंद्र के कैबिनेट मंत्री, उनके ही समकक्ष राज्यों के मुख्यमंत्री, उनके ही समकक्ष लोकसभा व राज्यसभा के विपक्षी नेता, और उनके ही समकक्ष पूर्व प्रधानमंत्री। इसके बाद भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति आएंगे, फिर राजदूत, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश उसके बाद आएंगे, और उन्हीं के समकक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये सेम अनुक्रम में आते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। फिलहाल इस प्रश्न में राज्यों के राज्यपाल सबसे पहले, फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश, फिर राज्यों के मुख्यमंत्री, फिर मुख्य चुनाव आयुक्त। बी इसका उत्तर होगा। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? सहकारी संघवाद किसने कहा है? ऑस्टिन ने कहा है। सहकारी संघवाद क्या होता है? सहकारी मतलब सहयोगवादी, और संघवाद मतलब, अर्थात संघवाद जहां राज्यों और केंद्रों में शक्तियों का बंटवारा हो। तो भारत में सहकारी संघवाद अर्थात राज्य ऐसा कार्य करता है कि केंद्र की, अर्थात संघ अर्थात मजबूत हो, केंद्र हमारा मजबूत हो,
राज्य ऐसे कार्य करते हैं कि देश मजबूत हो, केंद्र मजबूत हो, केंद्र की मजबूती के लिए कार्य करते हैं। तो यहाँ सहकारी संघवाद पाया जाता है, ऐसा कहना है किसका? ऑस्टिन का। तो ए इसका उत्तर होगा। अगला ये अनुच्छेद सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है, इसको मिलान करना है आपको। 1 2 3 4 में आपको तुरंत उत्तर दे देना है पॉज करके वीडियो को। फिलहाल अब मैं आपको बता रहा हूँ अनुच्छेद 51 जो है ये भारत की विदेश नीति, ठीक है, भारत की जो विदेश नीति है अनुच्छेद 51 में इसका वर्णन है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, और किसमें है? भाग 4 में, नीति निश्चित तत्वों में। अनुच्छेद 44 ये भी नीति निश्चित तत्व है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, ठीक है, कॉमन सिविल कोड की बात करता है। अनुच्छेद 110 क्या है? धन विधेयक की परिभाषा देता है, सही है। अनुच्छेद 127 क्या है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो 1 2 3 4 ही इसका क्रम हो जाएगा, 1 2 3 4, ए इसका उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसकी स्थापना 1964 में हुई, यह एक संवैधानिक निकाय है, इसके कार्य परामर्शी हैं। तो इसका क्या उत्तर होगा? इसके तीनों ही सही होंगे। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, संथानम समिति की सिफारिश पर हुई थी, और सांविधिक निकाय है, अर्थात इसके लिए कानून 2003 में संसद द्वारा कानून पारित करके इसको सांविधिक निकाय बना दिया गया। तो सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसके कार्य परामर्शी हैं, ये भी सही है, परामर्शी कार्य हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कतागत जो गतिविधियां हैं उसकी निगरानी करता है, और केंद्रीय सरकारी जो कर्मचारी हैं और जो प्राधिकरण संगठन में कार्य करता है उनसे संबंधित जो है योजना बनाना, निष्पादन करना, सतर्कता संबंधी योजना बनाना, निष्पादन करना, समीक्षा और सुधार करने हेतु सलाह भी देता है, निगरानी भी रखता है, और सतर्कता या निगरानी संबंधी योजना बनाना, निष्पादन करना, समीक्षा सुधार करने हेतु सलाह भी देता है। तो परामर्शदात्री जो है निकाय है, इसको दांडिक अधिकार नहीं मिले हुए। तो 1 2 3 इसका सही उत्तर है। अच्छा, ये विभिन्न राज्य हैं और राज्यसभा में स्थान, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन अनुसूची 4 में दिया हुआ है। तो ये राज्य उत्तर प्रदेश आपका भी राज्य इसमें सम्मिलित है। तो बताएं इसका कौन सा उत्तर होगा? शायद ऑप्शन देखने के बाद आपके लिए आसान हो जाए। बताएं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं राज्यसभा में, उत्तर प्रदेश की 31 सीटें हैं। बिहार की 16 सीटें हैं, मध्य प्रदेश की 11 सीटें हैं और राजस्थान की 10 सीटें हैं। आप राज्यसभा में जितनी भी सीटें हैं किस राज्य की, ये अवश्य पढ़ लें, रट लें कैसे भी करके, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही है, यूपीपीसीएस का पेट क्वेश्चन है ये। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, 2 3 4 1। भारत की संचित निधि में से कोई धन किसके द्वारा निकाला जा सकता है? बताइए। अब अनुच्छेद 114 में ये प्रक्रिया दी हुई है कि संचित निधि से कोई भी धन विनियोग विधेयक के द्वारा ही निकाला जाएगा, और ये विनियोग विधेयक की प्रक्रिया जो होती है धन विधेयक के समान होती है, और जिसकी परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी हुई है। इसके लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। लोकसभा अध्यक्ष इस पर मुहर लगाता है कि हाँ ये धन विधेयक है, ठीक। तो संचित निधि से धन निकाला जाएगा तो विनियोग विधेयक के द्वारा ही संसद के द्वारा निकाला जाएगा। ये इसका उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये विभिन्न संविधान संशोधन है। कल ही मैंने वीडियो दिया था, आप लोग जरूरी वीडियो नहीं देखते हैं दोस्तों। कल हमने जो वीडियो दिया था आप देखें, उसमें मैंने संविधान संशोधनों की चर्चा की है, महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों की चर्चा की है। तो 97वां संविधान संशोधन 2011 यही पहला ही सुमेलित नहीं है। सहकारी समितियां इसके द्वारा, इस संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान में भाग 9 का ख जोड़ा गया, भाग 9 का ख जोड़ा गया संविधान में। इसके अलावा 61वां संविधान संशोधन मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई, बिल्कुल सही है।
7वां संविधान संशोधन, राज्यों का पुनर्गठन किया गया, बिल्कुल सही है। 100वां संविधान संशोधन, भारत बांग्लादेश की सीमा पर भूमि आदान प्रदान समझौते का अनुपालन से संबंधित है। लेकिन 97वां संविधान संशोधन यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ये सहकारी समितियों से संबंधित है, न कि उड़िया शब्द की जगह उड़िया कहा किया गया। ठीक, तो ये नाम में परिवर्तन जब भी किया जाए तो कोई नंबर नहीं दिया जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जब नाम राज्य के नाम में परिवर्तन किया जाएगा तो संसद को अधिकार प्राप्त है, वो साधारण संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा ये संशोधन कर सकती है, बदलाव कर सकती है। इसके लिए संविधान संशोधन की ज़रूरत 368 के तहत नहीं पड़ती है, और इसलिए जो संशोधन होता है उसको कोई नंबर नहीं दिया जाता है। अब इन पर विचार करें, बहुत अच्छा प्रश्न है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, योजना मंत्रालय नाम का कोई मंत्रालय है नहीं, जिसको अभी काट दीजिए। परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, इनमें से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री के अधीन है? भारत का प्रधानमंत्री के अधीन कौन सा विभाग होता है, बताएं। तो परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग, ये दोनों जो है भारत के प्रधानमंत्री के अधीन होते हैं। सी, केवल 3 और 4 इसका उत्तर होगा। ठीक है। अगला है, लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में बढ़ाया नहीं जा सकता है। एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। उम्मीद है आप लोग सही उत्तर देंगे इसका। अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, ये सी होगा। आपातकाल की घोषणा जब हो, अर्थात आपातकाल जब लागू है, चालू है, तो उस दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से इसको आगे जब तक आपातकाल है तब तक 1-1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। ठीक, पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, जब आपातकाल समाप्त हो जाए, आपातकाल की उद्घोषणा जब वापस ले ली जाए या समाप्त हो जाए आपातकाल, तो अगले 6 महीने से अधिक, अर्थात जिस दिन आपातकाल समाप्त हो रहा है, घोषणा हो रही है, उसके अगले 6 महीने से अधिक ये लागू नहीं रहेगा। अर्थात ये जो 1 वर्ष बढ़ाने की जो प्रक्रिया है, आपातकाल के बाद 6 महीने तक ये लागू रह सकती है, उससे अधिक नहीं। ठीक है, तो इसका सी उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 153, 156, 159, 155, इनमें से एक सुमेलित नहीं है। तो कौन सा है सुमेलित नहीं? तो इसमें जो है डी सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 155 जो है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, और राज्यपाल को हटाना या हटने की जो प्रक्रिया है, ये अनुच्छेद 156(2) के तहत दिया गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद का त्याग कर सकता है। राज्यपाल प्रसाद पर्यंत कार्य करता है राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति नियुक्ति भी करता है और कभी भी उसको हटा सकता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है, उसकी कोई विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती राज्यपाल को हटाने की। तो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में वो आता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है, अमूमन 5 वर्ष के लिए होती है, लेकिन उसके पहले भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है वो, चाहे जब वो हटा दिया जाए। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल का वर्णन करता है। राज्यों में प्रत्येक राज्यपाल का, राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि का वर्णन करता है कि राज्यपाल का पद कितने वर्ष तक होगा, पद की अवधि का वर्णन करता है। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण की बात करता है। तो राज्यपाल का शपथ, जैसा कि हमने बताया कि अनुसूची 3 में नहीं है बल्कि अनुच्छेद 159 में है। अनुच्छेद 156 में ही राज्यपाल की पदावधि का चर्चा है कि राज्यपाल की पदावधि अमूमन 5 वर्ष के लिए होगी, लेकिन राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा उसके पहले भी जब चाहे पद त्याग कर सकता है, कोई बात नहीं रखा है उसको। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत ज़्यादा आता है आपकी परीक्षा में, ये
स्थानीय स्वशासन से संबंधित समितियां हैं, पंचायतों के लिए बनाई गई समितियां हैं। आपको पता है कि अनुच्छेद 40 में नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है राज्यों को। तो उससे संबंधित सरकारों द्वारा समितियां बनाई गई। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनाई गई इससे संबंधित। ये क्रम से याद रखिएगा, क्रम से भी आता है। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 बनाई गई। इसने त्रिस्तरीय जो वर्तमान में व्यवस्था है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या क्षेत्र समिति और जिला पंचायत, इसका इसने सुझाव दिया था। 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में पंचायत व्यवस्था शुरू हुई, लेकिन तब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था और पंचायतें उतनी ज़्यादा प्रभावी नहीं हो रही थी। उसके बाद अशोक मेहता समिति बनाई गई। अशोक मेहता समिति 1979 में नहीं बल्कि 1977 बनाई गई थी। तो यही गलत है, पूछा सुमेलित नहीं ना, तो यही सुमेलित नहीं है। इसने द्विस्तरीय व्यवस्था की बात की, अर्थात ग्राम स्तर पे और जिला स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पे इसने नहीं सुझाव दिया था 1977 में। उसके बाद GVK राव समिति बनी 1985 में और LM सिंघवी समिति बनी 1986 में। LM सिंघवी समिति की ये महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसने संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी और बहुत ही असरदार तरीके से कही थी। और उसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत अनुच्छेद 9 जोड़ा गया भारतीय संविधान में और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके अलावा अनुसूची 11 जोड़ी गई जिसमें पंचायतों के विषय के संदर्भ में है। तो ये जो क्रम होगा इस क्रमवार याद रखिएगा। 1957 में बलवंत राव मेहता, अशोक मेहता 1977, GVK राव 77 कर लीजिए, GVK राव 1985 और LM सिंघवी 1986। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कोई भी वीडियो मिस मत करिए। बहुत छोटे छोटे वीडियो लाता हूँ, टू द पॉइंट लाता हूँ, आपकी परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है वही लाते हैं। तो ये आप अवश्य देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।